गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आपके साथ अजय और आज हम करेंगे हिस्ट्री दैट इज़ सोशल साइंस ऑफ क्लास 9th। तो हमारे पास चैप्टर है चैप्टर नंबर 4 फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म। तो ये चैप्टर जो है इसमें हम बात करेंगे फॉरेस्ट सोसाइटी के बारे में, जो कि सोसाइटीज़ या विलेजर्स या फिर पीपल्स थे जो कि फॉरेस्ट के साथ उनका कॉन्टैक्ट था या वहाँ रहते थे, वहाँ से उनका सोर्स ऑफ लिविंग था या कोई और भी काम जो भी वो करते थे वहाँ पे, ठीक है, फॉरेस्ट में, लाइक कटिंग ऑफ ट्रीज और कल्टीवेशंस और एनीथिंग, मीन्स अ सोसाइटी विच इज़ डिपेंडेड अपॉन फॉरेस्ट ओनली। और साथ में हम बात करेंगे कॉलोनियलिज्म की, कि जो कॉलोनियलिज्म था, लाइक कि ब्रिटिशर्स थे जिन्होंने हमारी कंट्री को मीन्स कॉलोनीज़ में डिवाइड करके वो हम पे रूल करते थे उस टाइम पे, तो वो, और साथ में फॉरेस्ट सोसाइटी के बारे में, इनकी हिस्ट्री के बारे में हम आज बात करेंगे। तो ये चैप्टर है क्लास 9th का चैप्टर नंबर 4 और ये है हिस्ट्री। तो हम आपके साथ शुरू कर रहे हैं अब। तो इसी के साथ हम एनसीईआरटीज़ के टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस करेंगे। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन है, डिस्कस हाउ द चेंजेस इन फॉरेस्ट मैनेजमेंट इन द कॉलोनियल पीरियड अफेक्टेड द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ पीपल। तो फॉरेस्ट मैनेजमेंट में आने वाली जो भी चेंजेस थी, जो भी चेंजेस फॉरेस्ट मैनेजमेंट ने लाई थी, लाइक ब्रिटिशर्स ने लाई थी अपने पीरियड में, तो उन चेंजेस का क्या इफेक्ट हुआ इन ग्रुप्स ऑफ पीपल्स पे। लाइक कि सबसे पहले बात करेंगे हम शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स की। तो जैसे हम जानते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन होती क्या है, इसमें हम क्या करते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन में हम एक प्लॉट ऑफ लैंड लेते हैं जिसमें हम उस पेड़ को, मतलब वहाँ की लैंड के ऊपर जो भी पेड़ वगैरह होगा या कोई कुछ भी होगा, ठीक है, उन सबको काटेंगे और उनको जला देंगे। और जलाने के बाद उसमें से जो भी एशेस बचेंगी, राख बचेगी, उसको हम पूरी की पूरी ज़मीन पर बिछा देंगे, लाइक एक चादर की तरह उसे बिछा देंगे उस पर। और उसके बाद उसी पे ग्रोस को, उसके बाद उसी पे कोई भी सीड, क्रॉप, कोई भी जो भी हमें उगाना है तो उसको हम वहाँ पे हार्वेस्ट करेंगे, कल्टीवेट करेंगे, फिर उसको बाद हार्वेस्ट करेंगे, ठीक है। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन का मतलब ये होता है। और इसके बाद उस लैंड को जब वो हार्वेस्टिंग हो जाती है, कटाई हो जाती है वहाँ पे, तो उसके बाद उस लैंड को बैरन छोड़ दिया जाता है, अबैंडन छोड़ दिया जाता है, वैसे ही छोड़ दिया जाता है ताकि वो फिर से वहाँ पे कुछ लाइक अबाउट 12 से 13 या 15 साल तक, ताकि वहाँ पे वापस से फॉरेस्ट ग्रो कर सकें और वो फिर से उस लैंड को अपने लिए इस्तेमाल कर सकें, कल्टीवेशन के लिए इस्तेमाल कर सकें। तो इसका आंसर जो है, जो कि ये है, तो शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स, ओके, मीन्स द चेंजेस, जो भी चेंजेस फॉरेस्ट मैनेजमेंट ने लाई थी अपने कॉलोनियल पीरियड में, उनका इफेक्ट जो कि शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स पे पड़ा था वो ये था कि द न्यू फॉरेस्ट लॉज बैंड शिफ्टिंग कल्टीवेशन। तो जो नया फॉरेस्ट लॉज थे, जैसे कि फॉरेस्ट लॉज ब्रिटिशर्स ने बनाए थे कि लाइक उन्होंने सबसे पहले फॉरेस्ट को 3 चीज़ों में, 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया था, रिजर्व्ड फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड विलेज फॉरेस्ट। तो ऐसे करके उन्होंने 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया था। और साथ में उसके बाद उन्हें जब ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब उन्होंने पेड़ काट लिए थे, डिफॉरेस्टेशन कर ली थी, अपने नीड्स पूरे कर लिए थे थोड़े बहुत, तो उनमें से लोगों को लगा कि अब फॉरेस्ट को बचाना चाहिए ताकि हम अपने जो हमें ज़रूरत है टिम्बर की, वुड की, स्लीपर्स वगैरह बनाने के लिए, रेलवे लाइन्स के लिए, ताकि हम सिर्फ उसी का ही प्रोडक्शन कर सकें और हमारी आसानी ज़्यादा हो, ठीक है। तो इस वजह से जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन थी उसको उन्होंने बैन करने का सोच लिया था। फॉर शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स इट वॉज डिवास्टेटिंग बिकॉज देयर वॉज अ प्रॉब्लम फॉर देयर सर्वाइवल। तो शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स के लिए, जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे, उन लोगों के लिए ये तो बहुत हानिकारक था, इससे तो उन्हें कोई लाभ नहीं पड़ना था, क्योंकि उन्होंने शिफ्टिंग कल्टीवेशन ही बैन कर दी थी। इनकी फॉरेस्ट लॉज में जो भी ब्रिटिशर्स ने बनाए थे, उन्होंने शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स का एक टाइप के लिए लगा सकते हैं हम कि उनसे उनका रोजी रोटी या उनकी ऑक्यूपेशन, जो उनका मेन ऑक्यूपेशन है, वो उनसे वो छीन लिया था, क्योंकि उन्होंने बैन कर दिया था। और ये उन कल्टीवेटर्स के सर्वाइवल के लिए पॉसिबल नहीं था कि वो अब क्या करेंगे, किस फेयर में जाएंगे, उनके पास नॉलेज नहीं थी और किसी काम की। तो इसी के साथ मैनी ऑफ देम वर फोर्स्ड टू माइग्रेट टू टेक अप सम अदर ऑक्यूपेशंस। तो बहुत सारे ऐसे कल्टीवेटर्स थे जिन लोगों को अपनी ये ऑक्यूपेशन छोड़कर किसी और ऑक्यूपेशन के लिए, किसी और काम के लिए अपने आप को माइग्रेट करना पड़ा, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाके उनको काम करना पड़ा।
एंड मैनी अदर्स वर फोर्स्ड टू वर्क इन अ टी प्लांटेशंस, और बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनको ब्रिटिशर्स ने फोर्सली बाय फोर्स्ड, मतलब उन्हें ज़बरदस्ती से उनसे टी प्लांटेशंस में काम करवाया। तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है नोमैडिक एंड पैस्टोरलिस्ट कम्युनिटीज़। तो नोमैड जैसे हम जानते हैं बंजारे टाइप, ओके, और पैस्टोरलिस्ट होते हैं लाइक की जो कि एनिमल एंड शीप हस्बेंड्री में, मतलब वो उनके फार्मर्स होते हैं, एनिमल्स एंड शीप्स के वगैरह, उनके साथ ही उनका रह गुजर होता है, या उनका सोर्स ऑफ इनकम भी जो है, जो भी उनके लाइवलीहुड है, वो सब उनके एनिमल से ही होता है, ओके, उनके शीप या फिर बाकी जो भी एनिमल्स, जो भी लाइफ स्टॉक्स हैं, उनके साथ होता है। तो इसका आंसर है कि ग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स वॉज बैंड अंडर द न्यू फॉरेस्ट लॉज, क्योंकि फॉरेस्ट लॉज थे, उन लोगों ने कैटेगरी में डिवाइड कर दिया था। रिजर्व फॉरेस्ट में कोई जा नहीं सकता था, और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में भी जाने के लिए टैक्सेस होते थे, और विलेज फॉरेस्ट उसको कितना ही इस्तेमाल करेंगे, तो जो ग्रेजिंग था वो भी बैंड हो गया था, ठीक है। इट मेड द लाइफ ऑफ पैस्टोरलिस्ट कम्युनिटीज डिफिकल्ट। तो अब जिनके पास माल मवेशी हैं, लाइक की एनिमल्स हैं, अगर वो ग्रेजिंग नहीं करेंगे, चारा नहीं खाएंगे, फॉडर नहीं खाएंगे, तो वो तो आगे आकर उन्हें ना तो वो मीट की उनकी डिमांड पूरी कर सकते हैं, ना ही उनका मिल्क का डिमांड पूरी कर सकते हैं, ना ही उनसे जो भी वो वूल एक्सट्रैक्ट करते हैं, ना ही वो सब ये पूरी कर पाएंगे। तो एक टाइप का जैसे कि मतलब अगर ग्रेजिंग ही नहीं होगी, अगर एनिमल्स अपने लिए चारा ही नहीं खाएंगे, तो वो जिंदा कैसे रहेंगे? तो इससे तो इम्पैक्ट पड़ेगा उनकी लाइफ पे भी। एंड हर्ड्स ऑफ एनिमल्स वर देयर ओनली सोर्स ऑफ लाइवलीहुड। तो जो एनिमल्स का उनके पास ग्रुप था, माइंस उनकी जो क्वांटिटी थी, जो भी हर्ड्स थे, ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स, तो वो उनका सिर्फ एक ही सोर्स ऑफ इनकम था। एंड द नोमैडिक कम्युनिटीज वर डिक्लेयर्ड एज क्रिमिनल कम्युनिटीज। जो नोमैड्स थे, ठीक है, जो बंजारे वगैरह थे यहाँ पे, जो कि आप जगह पे दूसरी जगह पे रह के अपने लिए सोर्स देखते थे, जंगल में ही रहते थे, तो उन लोगों ने क्रिमिनल घोषित कर दिया था कि लाइक वो लोग क्रिमिनल्स हैं। दिस मेड देयर लाइफ मिजरेबल बिकॉज दे कुड नो लॉन्गर मूव फ्रीली। तो इसकी वजह से उनकी लाइफ जो थी वो एक टाइम पे ड्रास्टिक हो गई थी, मतलब एकदम से वो बुरे फंस गए हुए थे, क्योंकि उन लोगों को तो क्रिमिनल घोषित कर दिया था, और ना ही वो कहीं फ्रीली मूव कर सकते थे। जैसे कि हम बात करते हैं आज के टाइम के, कि अगर किसी का भी हम कहें कि उसके नाम पे वारंट लिखा हुआ है पुलिस स्टेशन में, तो वो इंसान तो कभी भी फ्रीली मूव नहीं कर पाएगा, उसको तो छुप छुप के रहना पड़ेगा, अपने आप को अंडरग्राउंड करना पड़ेगा। तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्म्स ट्रेडिंग इन टिम्बर एंड फॉरेस्ट प्रोड्यूस। जो फर्म्स ट्रेड करती थी टिम्बर में और फॉरेस्ट प्रोड्यूस में, उनके ऊपर क्या इनका प्रभाव पड़ा, कि लाइक क्या चेंजेस थी जो इन लोगों पे अफेक्टेड हुई थी फॉरेस्ट मैनेजमेंट की वजह से। तो फर्म्स ट्रेडिंग के लिए हुआ था ये कि बिकॉज ऑफ ह्यूज डिमांड ऑफ टिम्बर, जैसे कि हम सब जानते हैं, अगर सबने लेसन पढ़ा है तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ आप लोगों को, कि जो ब्रिटिशर्स थे इंडिया में सबसे पहले, ठीक है, इंडिया में मेन एक प्लेस है बस्तर, ठीक है, तो वहाँ पे वो लोग क्या करते थे कि लाइक ब्रिटिशर्स को चाहिए था टिम्बर, ठीक है, ह्यूज लॉग ऑफ वुड फॉर देयर शिपिंग इंडस्ट्री एंड फॉर रेलवेज। उनको शिप बिल्डिंग के लिए भी चाहिए था, नेवी के लिए चाहिए था, और साथ में रेलवे लाइंस को सेटअप करने के लिए चाहिए था, ताकि उनका ट्रांसपोर्टेशन ईजी हो जाए हर चीज़ में, ठीक है, उनको बल्क ना हो। ओके, तो डिमांड काफ़ी थी, ओके, तो इसकी वजह से इट वाज अ बून फॉर द टिम्बर मर्चेंट्स। तो इसकी वजह से जो टिम्बर मर्चेंट्स थे उनके ऊपर भी बहुत सारी इफेक्ट्स हुए इस डिमांड की वजह से। दे मस्ट हैव सीन ग्रोथ इन देयर इनकम्स, ठीक है, सॉरी सर इसको काट देना, ओके, जो फर्म्स थी, ठीक है, बिकॉज ऑफ ह्यूज डिमांड ऑफ टिम्बर, जो कि टिम्बर का ह्यूज डिमांड था, ठीक है, सबसे पहले क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे उनको चाहिए था टिम्बर किस चीज़ के लिए, एक तो अपनी इंडस्ट्रीज के लिए, दूसरा शिपिंग के लिए, तीसरा रेलवे लाइंस के लिए। तो इट वाज अ बून फॉर द टिम्बर मर्चेंट्स। तो ये एक टाइप का बहुत ही अच्छी चीज़ थी टिम्बर मर्चेंट्स के लिए, जो टिम्बर में मर्चेंटाइज करते थे, जो इसका व्यापार करते थे, जो इसके मर्चेंट्स थे, ठीक है, जो इसमें ट्रेडिंग करते थे, उन लोगों के लिए ऊपर तो ये तो बहुत अच्छी बात थी, क्योंकि उनको तो क्या करना है, उनको खाली टिम्बर की उनके पास डिमांड आनी चाहिए, उन्हें टिम्बर काट के दे देंगे वो कहीं से भी,
ठीक है, दे मस्ट हैव सीन ग्रोथ, गुड ग्रोथ इन देयर इनकम्स। तो इसकी वजह से उनकी जो ग्रोथ थी, मतलब इनकम की ग्रोथ थी, वो भी एक्चुअली एक्सपैंड होगी, क्योंकि डिमांड जितनी होगी तो सप्लाई तो वो कर ही देंगे, क्योंकि जंगल से वो काटते थे। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट प्लांटेशन ओनर्स। तो प्लांटेशन ओनर्स पे क्या अफेक्ट हुआ था फॉरेस्ट मैनेजमेंट की चेंजेस की वजह से। तो फॉरेस्ट मैनेजमेंट की चेंजेस की वजह से प्लांटेशन जो थी, प्लांटेशन इज लाइक ग्रोइंग ट्रीज, ठीक है, ओनली ट्रीज, ठीक है। तो ठीक है, लैंड वॉज गिवन एट चीपर रेट्स टू द प्लांटेशन ओनर्स। जो प्लांटेशन ओनर्स थे वो ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ से थे, वो ज़्यादातर ब्रिटिशर्स थे, ठीक है, क्योंकि उन लोगों को चीपली वहाँ के लोग इंडिया में उनको लैंड दे देते थे प्लांटेशन करने के लिए, ठीक है। लेबर वॉज ऑल्सो मेड अवेलेबल टू देम एट वेरी लो वेजेस। तो जो लेबर थी वो भी उन्हें काफ़ी लो प्राइजेस पे मिल जाती थी, लो वेजेस पे मिल जाती थी, ठीक है। उनकी जो सैलरी देनी होती थी वो भी काफ़ी लो होती थी उस टाइम पे। तो मोर ओवर न्यू पॉलिसीज़ वर मेड विच प्रिवेंटेड द वर्कर्स फ्रॉम गोइंग बैक टू देयर होम विलेजेस। तो उन्होंने एक ऐसी पॉलिसीज़ भी बना दी थी कि लाइक जो वर्कर हमारे पास काम कर रहा है वो अपने घर आसानी से नहीं जा पाएगा। मतलब अगर वो हमारे पास काम कर रहा है तो वो हमारे साथ ही एसोसिएटेड रहेगा जब तक ये कल्टीवेशन का प्रोसेस या प्लांटेशन का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता। इट वॉज अ विन विन सिचुएशन फॉर द प्लांटेशन ओनर्स। तो ये प्लांटेशन ओनर्स के लिए सिर्फ जीत और जीत की ही सिचुएशन थी। मतलब उनको तो एक तो सबसे पहले उन्हें जो लैंड थी वो भी फ्री में मिल गई, मीन फ्री भी नहीं कहेंगे उसको, चीपर रेट्स पे मिल गई, ठीक है, चीपर रेट्स पे मिल गई। सबसे पहले उन्हें लैंड चीपर रेट्स पे मिल गई, और दूसरा उनको जो लेबर चाहिए थी वहाँ पे काम करने के लिए, ठीक है, वो भी उन्हें लो वेजेस पे मिल गए। और उन्होंने ऐसी पॉलिसीज़ भी क्रिएट कर ली थी कि जिसपे कि वो वर्कर्स को अपने गांव या अपने घर जाने के लिए भी उनको मना कर सकते थे। अगर कोई पूछता था उनसे कि सर हम घर जा सकते हैं, हमने बहुत काम कर लिया है, कुछ है मजबूरी है या सिचुएशन कोई ऐसी वैसी स्टैंड हो जाए, तब भी वो लोग उन्हें कह देते थे कि सॉरी हमारे पास ये पॉलिसी है और पॉलिसी में ये साफ लिखा है अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हो तो आप हमें छोड़कर नहीं जा सकते किसी भी हाल में, ठीक है। तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इस पे है अभी ब्रिटिशर्स। ओके, किंग ब्रिटिश ऑफिशियल, ओके, एंगेज्ड इन शिकार। तो जो किंग्स या ब्रिटिश ऑफिशियल थे जो शिकार में एंगेज थे, उनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा था नई फॉरेस्ट मैनेजमेंट की चेंजेस की आने की वजह से, ठीक है, जो कॉलोनियल पीरियड ने लाई थी, कॉलोनीज ने, उसने ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लाई थी, ठीक है। तो इसका आंसर है किलिंग ऑफ प्रीशियस एनिमल्स, ठीक है, जो कि वाइल्ड एनिमल्स थे। किलिंग ऑफ प्रीशियस एनिमल्स लाइक टाइगर और वोल्व्स वर मॉनिटरीली रिवार्डेड, ठीक है। तो ये क्या करते थे, इस फॉरेस्ट मैनेजमेंट की जो चेंजेस जो लाई थी कॉलोनियल पीरियड में, उसका इफेक्ट जो हुआ था किंग्स और ब्रिटिश ऑफिशियल्स पे वो ये हुआ था कि लाइक उन लोगों ने कह दिया था कि आप अगर आप प्रीशियस एनिमल्स को या वाइल्ड एनिमल्स को मारोगे तो यू विल बी रिवॉर्डेड फॉर दैट मॉनिटरली, मीन पैसे के साथ आपको रिवॉर्ड भी मिलेगा, पैसा आपको रिवॉर्ड में मिलेगा, ठीक है। मोर ओवर हंटिंग वॉज व्यूड एज अ साइन ऑफ ब्रेवरी एंड वेलर। तो हंटिंग जो था उस टाइम पे एक साइन था कि आप ब्रेव भी हो और महान भी हो, ठीक है, मीन आप महान भी हो ब्रेव भी हो क्योंकि आप प्रीशियस एनिमल को मार रहे हो। क्योंकि उनके लिए लगता था कि अगर किसी कम्युनिटी को स्टैंड करना है तो सबसे पहले वहाँ की वाइल्डनेस को ख़त्म करना होगा, ताकि लोगों को कोई डर ना रहे कि हम फ्रीली घूम सकें या चल सकें, कि हमें डर ना हो कि अगर हम जाएंगे तो कहीं से साइड से आके शेर हमको अटैक कर देगा और खा जाएगा। तो हम डेवलप कैसे होंगे, हमारे अंदर डर रहेगा। डेवलपमेंट करने के लिए हमें ऑल स्फेयर, हर अपने अपने सारे के सारे स्फेयर्स में सब देखना होगा, अपने सारे स्फेयर्स को काउंट करके चलना होगा अगर हमें डेवलप होना है तो। द किंग्स एंड द ब्रिटिश ऑफिशियल्स मस्ट हैव एंजॉयड द न्यू फाउंड ऑनर इन द सोसाइटी। तो जैसे कि उन्हें रिवॉर्ड भी मिलता था, उन्हें ब्रेवरी और वैलर भी कह देते थे वो लोग कि भाई आप ये साइन है कि आप महान भी हो और ब्रेव भी हो। तो ये तो सबसे बड़ा ऑनर था उन लोगों के लिए। तो इसकी वजह से जो इफेक्ट पड़ा था किंग्स या ब्रिटिश ऑफिशियल्स पे वो ये था कि देवर बी कॉल्ड एज, मतलब वो टाइप के साइन बन गए थे कि लाइक वो ब्रेव भी हैं और महान भी हैं, और उनको तो ऑनर भी मिल गया था सोसाइटी में कि उन्होंने इतने प्रीशियस एनिमल्स मारे हैं, इतने नंबर ऑफ टाइगर्स मारे हैं, इतने नंबर ऑफ वो वॉल्व्स मारे हैं या कोई और एनिमल्स मारे हैं जो कि प्रीशियस हैं, जो कि वाइल्ड हैं, जो कि खतरा हो सकते हैं कभी ना कभी। तो इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। ओके,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द सिमिलैरिटीज बिटवीन कॉलोनियल मैनेजमेंट ऑफ द फॉरेस्ट इन बस्तर एंड इन जावा। तो ठीक है, तो बस्तर इंडिया में है और जावा जो है इंडोनेशियन है, आइलैंड है, वहाँ पे ये भी एक छोटा सा समूह है। तो देयर वर सर्टेन सिमिलैरिटीज इन द कॉलोनियल मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट इन बस्तर एंड जावा। तो जैसे कि इंडिया में जो करते थे वो करते थे ब्रिटिश, तो वहाँ पे जो करते थे वो डच थे, ठीक है। जावा में डच गवर्नमेंट, ठीक है, वो कॉलोनियलाइज करती थी वहाँ की सारी सिचुएशन को, वहाँ की सारी कंट्री को, जो भी वो कंट्री थी, ओके। तो उसमें भी दोनों केसेस में यही था, सेम प्रोसेस था कि यहाँ से भी मीन बस्तर से भी और जावा से भी उन लोगों को क्या चाहिए था, ह्यूज अमाउंट ऑफ टिम्बर वुड, ताकि वो लोग अपने रेलवेज़ के लिए या वॉर के लिए या किसी भी चीज़ के लिए जिस भी सिचुएशन पे उन्हें डिमांड होती थी वो इन दोनों कंट्रीज से वो एक्सट्रैक्ट कर ही लेते थे, जैसे मर्जी करके, कोई भी पॉलिसीज़ बना के, कोई भी लॉज क्रिएट करके, कुछ भी क्रिएट करके वो लोग इनको मीन एक टाइप का लूट लेते थे, लाइक कि एक टाइप का उनको दबा देते थे कि लाइक हाँ हम गवर्नमेंट हैं आपकी, तो हम जो चाहेंगे वही होगा यहाँ पर। इन बोथ केसेस ट्रेडिशनल राइट्स ऑफ फॉरेस्ट ड्वेलर्स वर टेकन अवे एंड दे वर फोर्स्ड टू वर्क फॉर द कॉलोनियल मास्टर्स। तो दोनों केसेस में यह था कि जो भी फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे, जो भी फॉरेस्ट के साथ एसोसिएट थे, जो भी लोग वहाँ की सोसाइटी थी, ठीक है, जो ड्वेलिंग करते थे, ठीक है, देवर उन पे क्या हो गया था, उन लोगों को फोर्स कर दिया था, देवर फोर्स टू वर्क फॉर द कॉलोनियल मास्टर्स, अपने मास्टर्स के लिए, अपने गवर्नमेंट के लिए, जो भी वहाँ की गवर्नमेंट थी जो रूल कर रही थी, सिर्फ उनके लिए काम करें आप, और अपने सारे के सारे हक जो भी आप ट्रेडिशनली सोचते हो कि लाइक ये ज़मीन है, ये ज़मीन हमें भगवान ने दी है, हम इस पर खेती भी करेंगे, सब करेंगे, और एक दिन आगे जब हमें इसका हार्वेस्ट हो जाएगा, प्रोड्यूस मिल जाएगा, तो हम इसको उनको अर्पित कर देंगे, लाइक कि चढ़ावा चढ़ा देंगे, कह देंगे शुक्रिया कि आपने हमें ये सब दिया है। तो उनकी जो भी ट्रेडिशनल बिलीव्स थी उन लोगों को उन्होंने ख़त्म कर दिया सबसे पहले, और वहाँ के लोगों को, फॉरेस्ट ड्वेलर्स को, जो भी फॉरेस्ट सोसाइटीज़ के पीपल्स थे, जो भी गांव में रहते थे, यहाँ फॉरेस्ट के साथ एसोसिएट थे कामकाज में, तो उन लोगों को उन्होंने क्या कर दिया, फोर्स कर दिया कि उन लोगों को अब सिर्फ अपने मास्टर्स के लिए काम करना है, अपने गवर्नमेंट के लिए काम करना है, जो भी उन पर रूल कर रही है। तो लार्ज स्केल डिफॉरेस्टेशन टुक प्लेस। तो सबसे पहले डिफॉरेस्टेशन, क्योंकि उन्हें चाहिए वुड, टीक वुड, तो इसके लिए डिफॉरेस्टेशन होगी, ठीक है। टिम्बर चाहिए उन्हें, ह्यूज लॉक्स चाहिए, बहुत सारे चाहिए, क्योंकि उन्हें स्लीपर्स बनाने हैं, ट्रैक्स बनाने हैं, शिप्स बनानी है, अपनी नेवी को स्ट्रॉन्ग करना है और ज़्यादा, तो इसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन होगी। और साथ में फेल ट्रीज वर रिप्लेस्ड विद मोनोकल्चरल प्लांटेशंस। तो इसी के साथ जो ट्रीज कट जाते थे उसके बाद उन्हें रिप्लेस कर दिया जाता था मोनोकल्चरल मीन सिंगल टाइप ऑफ कल्टीवेशनल प्लांटेशंस के साथ, कि वो लोग सिर्फ और सिर्फ जो उनको डिमांड में थी, लाइक कि टीक, टिम्बर, तो सिर्फ उसी को प्लांट करते थे, ठीक है। तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, बिटवीन 1880s एंड 1920। तो 1880 से लेके 1920 तक फॉरेस्ट कवर इन इंडिया सब कॉन्टिनेंट डिक्लाइंड बाय 9.7 मिलियन हेक्टर्स। जो इंडिया कॉन्टिनेंट, सब कॉन्टिनेंट है हमारा एशिया का, तो वहाँ का जो भी फॉरेस्ट कवर था तो उसमें डिक्लाइन था, ठीक है। डिक्लाइन मीन इट फिरोशियसली, मतलब बहुत ही अंधाधुंध वहाँ पे डिफॉरेस्टेशन होने लगी थी, तो उसकी वजह से 9.7 मिलियन हेक्टर्स जो था वो लैंड डिक्लाइन हो गया था। कहाँ से? फ्रॉम 108.6 मिलियन हेक्टर से, ठीक है। वहाँ में से 9.7 मिलियन हेक्टर जो लैंड था वो डिक्लाइन कर दिया था, ठीक है, फ्रॉम 108.6 मिलियन हेक्टर्स टू 98.9 मिलियन हेक्टर्स तक, ठीक है, इतना ज़्यादा उन्होंने कर दिया था। डिस्कस द रोल ऑफ फॉलोइंग फैक्टर्स इन दिस डिक्लाइन। सबसे पहले हम बताएंगे रेलवेज़ के बारे में, ठीक है। हमसे पूछा जा रहा है, ये देखिए क्वेश्चन है यहाँ पे, ये हमें कह रहा है कि सबसे पहले आप बताएं कि रेलवेज़ का क्या कनेक्शन था इस डिक्लाइन प्रोसेसिंग वजह में, इस डिक्लाइन की सिचुएशन में रेलवेज़ का क्या रोल था, कि रेलवेज़ की वजह से कैसे हो सकता है ये सब, ठीक है। क्या रोल हो सकता है रेलवे का कि वो फैक्टर बनेगा इस डिक्लाइन का, इस फॉरेस्ट डिक्लाइन का, इस फॉरेस्ट कवर के कटने का, मीन डिफॉरेस्टेशन का। तो रेलवेज, देयर वॉज ह्यूज डिमांड ऑफ स्लीपर्स फ्रॉम द रेलवेज। तो रेलवेज को ट्रैक बनाने के लिए सबसे पहले चाहिए थे स्लीपर्स, ठीक है। इन दोज डेज स्लीपर्स वर मेड फ्रॉम वुड। तो उस टाइम पे जो स्लीपर्स थे वो वुड से बनते थे। आज के टाइम पे हम कंक्रीट भी देख लेते हैं,
और भी चीज़ें होती हैं, उनसे भी देख लेते हैं। एक्सपेंशन ऑफ द रेलवे नेटवर्क रिजल्टेड इन लार्ज स्केल डिफॉरेस्टेशन। तो जो एक्सपेंशन था, जो भी उनको ट्रैक एक्सपैंड करने थे, आगे आगे बढ़ाने थे, तो उसके लिए बल्क में, ह्यूज स्केल में डिफॉरेस्टेशन होनी थी। तो ये भी एक फैक्टर है जो कि रेलवेज का रोल है बिटवीन 1880 से टू 1920 तक फॉरेस्ट डिक्लाइन का होने का इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर। तो इसी के साथ नेक्स्ट है शिप बिल्डिंग। तो शिप बिल्डिंग का क्या रोल रहेगा, तो हम इसके बारे में बात करेंगे। शिप बिल्डिंग वॉज एन इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री बिकॉज शिप्स वर इंटीग्रल पार्ट ऑफ मिलिट्री पावर ऑफ द ब्रिटिश। तो जो शिप था, शिप बिल्डिंग थी, तो वो तो उनकी नेवी का हिस्सा था, ब्रिटिश पावर की, ठीक है। तो इसकी वजह से when the number of oak trees sharply reduced in Britain, तो सबसे पहले उन्होंने ब्रिटेन में ही अपने ही कंट्रीज से जो भी टीक था, रिक्वायरमेंट थी, जो भी वुड की रिक्वायरमेंट थी, उसको पूरा किया। फिर ठीक है, फिर जैसे ही उनकी कंट्री में इसका रिडक्शन होने लगा, ओक ट्रीज थे, उनकी जो नंबर था वो रिड्यूस होने लगा ब्रिटेन में। देन दे टर्न टू इंडिया। देन इंडियन फॉरेस्ट प्रोवाइडेड गुड सोर्स ऑफ सप्लाई। तो मतलब उस टाइम पे इंडिया के फॉरेस्ट जो थे, उन फॉरेस्ट ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को, ठीक है, फॉर द शिप बिल्डिंग बहुत सारे सोर्सेज को सप्लाई किया, लाइक ओक ट्रीज वगैरह, टीक वगैरह, जो भी उनको टिम्बर वुड चाहिए था, वो सब उनको इंडिया के फॉरेस्ट से सप्लाई होने लगा। दस शिप बिल्डिंग ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड टूवर्ड्स लार्ज स्केल डिफॉरेस्टेशन इन इंडिया। तो इसका मतलब जैसे कि हम जानते हैं कि अगर सप्लाई जा रही है तो जा रही है किसकी, ओक ट्रीज की, क्योंकि ओक ट्रीज दे आर द मेन थिंग्स टू बिल्ड शिप्स, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसकी वजह से जब ब्रिटेन में ख़त्म हो गए, मीन रिडक्शन हो गई ओक ट्रीज की, सबसे पहले तो वो डिमांड अपनी ही कंट्री से पूरी करते थे। बाद में उन्होंने क्या किया, जब वहाँ से उन्हें रिडक्शन का खतरा लगने लगा या रिडक्शन हो गई एकदम से, तो उन लोगों ने सिंपल कह दिया कि लाइक अब हम इंडिया पे देखेंगे, क्योंकि हम तो इनको गवर्न कर रहे हैं, हम इन पे रूल कर रहे हैं, तो हम इनसे ले सकते हैं, क्योंकि हम रूल कर रहे हैं तो सब कुछ हमारा है, तो हम इधर से यूटिलाइज करेंगे, यहाँ से एक्सट्रैक्ट करेंगे हर चीज़ को। तो द शिप बिल्डिंग ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स लार्ज स्केल डिफॉरेस्टेशन इन इंडिया। तो इसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन में शिप बिल्डिंग जो था उसका भी काफ़ी रोल था बिटवीन 1880s टू 1920। तो इसी के साथ एग्रीकल्चर एक्सपेंशन, मीन एग्रीकल्चरल एरिया को एक्सपैंड करने के लिए, तो उसके लिए क्या रोल था 1980 टू 1920 तक की डिफॉरेस्टेशन हुई हो। लेट्स सी। द ग्रोइंग यूरोपियन पॉपुलेशन मेंट एन इंक्रीज्ड डिमांड फॉर फूड ग्रेन्स। तो सबसे पहली बात, जो यूरोपियन पॉपुलेशन थी, लाइक ब्रिटिश गवर्नमेंट थी यहाँ, जो इंडिया में भी थी और जो ब्रिटेन में भी थी, ठीक है, उन लोगों की पॉपुलेशन में इंक्रीज होने की वजह से इसमें एक चीज़ आ गई थी कि जैसे हम सब जानते हैं कि अगर एक घर में 3 लोग हैं तो 3 लोगों का खाना होगा, उनको पूरा भी करना होगा 3 टाइम। अगर वो सदस्य 5 हो जाते हैं तो 5 का भी करना होगा। अगर कभी कोई गेस्ट और भी आ जाता है तो उसका भी करना होगा। तो वैसे ही जैसे पॉपुलेशन ग्रो कर रही थी यूरोपियन कंट्रीज़ की, तो वैसे वैसे उनका जो भी फूड ग्रेन्स था, जो भी कंजम्पशन थी, डेली नीड्स थी, वो सब भी डिमांड में आएंगी, वो सब भी इंक्रीज होंगी। तो दिस रिजल्टेड इन एक्सपेंशन ऑफ कल्टिवेटेड लैंड इन इंडिया। तो इसकी वजह से जो एक्सपेंशन हुआ वो हुआ कहाँ पे, इंडिया में। इंडिया में जो कल्टिवेटेड लैंड था वो एक्सपैंड कर दिया गया, उसको रास्ते मिल गए, और ज़्यादा रास्ते मिल गए खुलने के लिए कि अब हम और ज़्यादा लैंड को कवर में लाएंगे, कल्टीवेशन में लाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए देखे करते थे, मोर लैंड वॉज क्लियर्ड फॉर ऑफ फॉरेस्ट टू मेक वे फॉर कल्टीवेशन। तो इसके लिए फॉरेस्ट जो था, क्योंकि वो एक सोर्स था, ठीक है, तो उस सोर्स को वो क्या करते थे, वहाँ पे डिफॉरेस्टेशन करते थे, वहाँ के फॉरेस्ट को क्लियर करते थे, ताकि उस लैंड को, उस प्लॉट को वो लोग अपने लिए कल्टीवेशन में ला सकें। तो इसकी वजह से भी डिफॉरेस्टेशन हुआ है। तो मेन, इट इज़ ऑल्सो अ मेन फैक्टर, और इट इज़ अ फैक्टर दैट प्लेज रोल इन द 1980 to 1920, which meant the decline of forest, that is 9.7 million hectares, okay, in Indian subcontinent. तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, कमर्शियल फार्मिंग। तो कमर्शियल फार्मिंग जो है, ठीक है, जैसे हम सब जानते हैं कमर्शियल फार्मिंग इज डन ऑन अ लार्ज स्केल। उससे प्रोडक्शन भी हाई होती है, इसमें बहुत सारे आई थिंक
फर्टिलाइजर, HYV सीड्स, मीन गुड क्वालिटी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, ये सब यूज़ करते हैं। तो उस टाइम की जो कमर्शियल फार्मिंग थी, तो उस टाइम पे कमर्शियल फार्मिंग में क्या इफेक्ट था या क्या रोल प्ले किया था इस डिफॉरेस्टेशन प्रोसेस में, जो कि 1982 1920 हुआ है, ठीक है। एंड इंडिया सब कॉन्टिनेंट दैट डिक्लाइंड 9.7 मिलियन हेक्टर्स, ओके, इन 1982 1920। द अब हम करेंगे ये, देयर वॉज इंक्रीज डिमांड फॉर वेरियस रॉ मटीरियल्स लाइक कॉटन, इंडिगो, फॉर एक्सपैंडिंग इंडस्ट्रीज इन ब्रिटेन। तो जो इंडस्ट्रीज एक्सपैंड हो रही थी ब्रिटेन में, तो उन लोगों के लिए बेसिकली रॉ मटेरियल जो था वो प्रोसेस्ड होता था इंडिया से, कि लाइक कॉटन और इंडिगो जो था ये इनका मेन रिसोर्स था, मेन रॉ मटेरियल था, और इसकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा हाई थी। दिस रिजल्टेड इन लार्ज स्केल कमर्शियल फार्मिंग इन इंडिया। तो इस डिमांड की वजह से जो भी फार्मिंग थी जो इंडिया में हो रही थी, उसको भी उन्हें इंक्रीज करना पड़ा, उसका भी एक्सपैंड करना पड़ा, उसको भी लार्ज स्केल पे करना पड़ा, ठीक है। दिस कुड ऑल्सो बिकम पॉसिबल बाय क्लियरिंग फॉरेस्ट। तो अब एक लैंड अगर 1 हेक्टर है, तो 1 हेक्टर पे जितनी प्रोडक्शन होगी उतनी ही होगी। हम क्या करते थे, वो ब्रिटिशर्स क्या करते थे, वो फॉरेस्ट को भी कट करके उस लैंड के साथ मिक्सड अप कर देते थे, उस लैंड के साथ जोड़ देते थे कि लाइक अब ये पूरा का पूरा ही इसके लिए यूटिलाइज होगा, इस पर कल्टीवेशन होगी, तो किसकी होगी, होगी सिर्फ उनकी जो इंडस्ट्रीज हैं जो कि यूरोप में हैं, वहाँ पे रॉ मटेरियल पहुँचाने के लिए जो भी रॉ मटेरियल होगा वो यहाँ पे लगेगा। तो इसकी वजह से भी मीन्स कमर्शियल फार्मिंग्स ने भी बहुत अहम रोल प्ले किया डिफॉरेस्टेशन प्रोसेस में। तो इसी के साथ नेक्स्ट है टी एंड कॉफ़ी प्लांटेशन। तो टी एंड कॉफ़ी प्लांटेशंस ने क्या रोल प्ले किया था, कि क्या फैक्टर्स थे कि टी कॉफ़ी प्लांटेशन की वजह से कि जो फॉरेस्ट कवर था इंडियन सब कॉन्टिनेंट का वो डिक्लाइन हुआ बिटवीन 1880 टू 1920 में। तो टी प्लांटेशन, डिमांड फॉर टी एंड कॉफ़ी वाज इंक्रीज इन ब्रिटेन। तो सबसे पहली बात जो डिमांड थी ब्रिटेन में, ओके, ब्रिटेन में जो डिमांड थी टी और कॉफ़ी की वो ज़्यादा ही पॉपुलर थी, बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज थी, ठीक है, क्योंकि टी और कॉफ़ी जो थी वो पॉपुलर थी वहाँ पर, ठीक है। द क्लाइमेट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया एंड ईस्टर्न कोस्ट वॉज परफेक्ट फॉर प्लांटेशन। जो ईस्टर्न कोस्ट है हमारे इंडिया का और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया है, जो कि ये दोनों एरियाज जो थे वो परफेक्ट थे किसके लिए, फॉर द प्लांटेशन ऑफ टी एंड कॉफ़ी प्लांटेशंस, ओके, फॉर टी एंड कॉफ़ी। तो ये जो एरियाज थे, जो ये कोस्ट था और ये जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया है, यहाँ का जो भी क्लाइमेट है, ह्यूमिडिटी है, यहाँ का रेनफॉल है, सॉइल कवर है, ये बेस्ट है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ टी एंड कॉफ़ी। लार्ज एरिया ऑफ फॉरेस्ट वर क्लियर्ड फॉर मेकिंग वे फॉर प्लांटेशन। तो इस प्लांटेशन के लिए भी फॉरेस्ट का जो एरिया था बहुत ही ज़्यादा स्केल पर क्लियर किया गया था। द ब्रिटिश प्लांटेशन ओनर्स वर गिवन लैंड ऑन वेरी चीप रेट्स। और इसको कौन चलाते थे, कि लाइक उनका प्रोडक्शन मैनेजमेंट जो करते थे, मैनेजमेंट जो करते थे वो सब थे ब्रिटिशर्स, ठीक है। और उन लोगों को वो लैंड भी जो थी वो वेरी वेरी चीप रेट, मीन एक का बिल्कुल ही बहुत चीप यार, बहुत चीप रेट में मिलता था उनको, ठीक है, बहुत चीप रेट्स पे उनको लैंड को उनको दे दिया जाता था ताकि वो उस पर टी कॉफ़ी प्लांटेशन कर सकें। तो टी एंड कॉफ़ी मैंने भी ट्रीज़ को लाइक फॉरेस्ट कवर को डिक्लाइन करने में काफ़ी रोल प्ले किया है यहाँ पे, जैसे कि हमने सबने अभी पढ़ा, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया, ओके। तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, आदिवासीज एंड अदर पीजन यूजर्स, ओके। अब आदिवासीज और बाकी छोटे छोटे जो भी ये हैं पीजन्स हैं, ठीक है, इनका क्या रोल था। जो ये आदिवासी थे और साथ में ये पीजन ग्रुप था जो कि छोटे से फार्मर्स हैं, छोटे छोटे किसान हैं, लाइक की छोटी लैंड पे ही ऑक्यूपेशन करते हैं, ठीक है, इनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, मीन इनका क्या रोल था डिक्लाइन के लिए। तो इनका जो रोल है वो ये है कि लाइक आदिवासीज हैड ऑलवेज बीन द प्रोटेक्टर्स ऑफ फॉरेस्ट एंड हेंस दे हैड नो रोल इन डिफॉरेस्टेशन। जो आदिवासी समूह था, जो ट्राइब थी, तो वो लोग क्या करते थे, दे वर द प्रोटेक्टर्स ऑफ द फॉरेस्ट, वो लोग अपनी फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करके रखते थे, ठीक है,
जहाँ पे वो रहते थे उसको प्रोटेक्ट करके रहते थे, और उनका कोई रोल नहीं था इस डिफॉरेस्टेशन में. हाउएवर सम पीजेंट्स मे हैव यूटिलाइज्ड द अपॉर्चुनिटी टू एक्सपैंड द कल्टीवेटेड लैंड. बट जो छोटे छोटे जो भी ये फार्मर्स थे, उन लोगों को ये जो अपॉर्चुनिटी थी कि लाइक कि उनको अपनी लैंड को एक्सपैंड करना है कल्टीवेशन में लाने के लिए, ये उन्होंने किया. एज हैड इन जावा, जैसे कि जावा में हुआ था. ठीक है. मोरओवर द सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन कल्टीवेटेड लैंड ऑल्सो इंडिकेट्स टूवर्ड क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट फॉर फार्मिंग. तो इसकी वजह से जो भी कल्टीवेटेड लैंड में इंक्रीज हुआ था, ये सब क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है हमारे फॉरेस्ट को, जो भी फॉरेस्ट कवर लैंड है उसको क्लियर करना या फिर उस पर डिफॉरेस्टेशन होना. तो ये सामने क्लियर करता है. तो जो आदिवासी और अदर पीजेंट यूजर्स थे, उनका भी जो रोल है इस फॉरेस्ट कवर को डिक्लाइन करने के लिए, वो बहुत ज़्यादा है इस डिफॉरेस्टेशन के लिए, जिसने 1880 से लेके 1920 तक इंडियन सब कॉन्टिनेंट के फॉरेस्ट कवर को 9.7 मिलियन हेक्टर तक गिरा दिया था. इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई आर फॉरेस्ट अफेक्टेड बाय वॉर्स. तो फॉरेस्ट जो हैं वो वॉर्स की वजह से कैसे अफेक्ट होते हैं? तो सबसे पहले वॉर्स, जैसे कि सबसे बड़ी वॉर्स जो हुई हैं वो हुई हैं वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2. ठीक है. तो इसी का आंसर है, द वर्ल्ड वॉर्स हैड मेजर इम्पैक्ट ऑन ब्रिटेन ऑन फॉरेस्ट. तो ठीक है, तो हम वर्ल्ड वॉर की ज़्यादातर, मैं आपको डेट बता देता हूँ यहाँ पे. तो वर्ल्ड वॉर 1 जो है वो है कि 1914 से लेके 1918 तक हुई थी. तो इसकी एग्जैक्ट डेट जो है वो है 28 जुलाई 1914 टिल 11 नवंबर 1918. ये वर्ल्ड वॉर 1 का इंफॉर्मेशन है, जो कि इसका पीरियड है. वर्ल्ड वॉर 1 का पीरियड है ये. ठीक है. एंड वर्ल्ड वॉर 2 दैट वाज इन 1939 टू आई थिंक 1939 टिल 1945. ओके. एंड इट वाज डेटेड लाइक कि इसकी डेट ये था कि कुछ 1 सितंबर 1939 टिल 2 सितंबर 1945. ओके. तो ये दो वर्ल्ड वॉर इसमें हुई थी. ठीक है. ओके. तो इन वर्ल्ड वॉर्स का जो इम्पैक्ट था फॉरेस्ट पे वो बहुत ज़्यादा था, मेजर इम्पैक्ट था इनका. ठीक है. मोर ट्रीज वर कट टू मीट द वॉर टाइम नीड्स ऑफ ब्रिटेन. तो जो ट्रीज थे उन वॉर टाइम के लिए वहाँ पे बहुत सारी ट्रीज कटिंग हुई थी, जो कि ब्रिटेन के लिए चाहिए था उनके वॉर टाइम के लिए. इन जावा द डच फॉलोड स्क्रॉच्ड अर्थ पॉलिसी. तो जावा में जो डच गवर्नमेंट थी, जो डच कॉलोनी थी, वो लोग क्या फॉलो करती थी? स्क्रॉच अर्थ पॉलिसी. तो स्क्रॉच अर्थ पॉलिसी इट इज़ लाइक मतलब कि एक मिलिट्री स्ट्रैटेजी होती है ये, जो एम करती है कि उन लोगों को सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देना है, ताकि उनका जो भी प्रोडक्ट है या उनका जो भी सोर्स है वो उनके एनिमी के हाथ में ना आए, ताकि उनके एनिमीज उनके प्रोडक्ट को या उनके रिसोर्सेज को इस्तेमाल ना कर सके, यूजफुल ना हो उनके लिए. तो इन सिंपल वर्ड्स, स्क्रॉच अर्थ पॉलिसी इज अ मिलिट्री स्ट्रैटेजी दैट एम्स टू डिस्ट्रॉय एनीथिंग दैट माइट बी यूजफुल टू द एनिमी. ठीक है. जो कि एनिमी के लिए यूजफुल होगा, हम उसे डिस्ट्रॉय कर देंगे, जला देंगे. ठीक है. तबाह कर देंगे. ओके. तो नाउ पॉलिसी जस्ट बिफोर द जापानीज ऑक्यूपेशन ऑफ द रीजन. तो जब जापानीज ने अटैक किया था जावा पे, डच गवर्नमेंट पे, तो उस टाइम पे जो डच थे उन्होंने ये पॉलिसी को अपनाया था, लाइक की स्क्रॉच्ड अर्थ पॉलिसी को. ठीक है. दे डिस्ट्रॉयड सॉ मिल्स एंड बर्न्ड ह्यूज पाइल्स ऑफ जाइंट टीक लॉग्स. तो मतलब उन्होंने सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया था. टीक लॉग्स को, अपने जो भी उनके पास भंडार पड़े हुए थे, जो भी उन्होंने कलेक्शन रखा हुआ था अपने स्लीपर्स बनाने के लिए या फिर शिप बिल्डिंग के लिए, ठीक है, उन सबको उन्होंने जला दिया. सबसे पहले ही जो डच गवर्नमेंट थी उन्होंने सब जला दिया, सॉ मिल्स को जला दिया. ठीक है. अपने अपने कारखाने जला दिए उन्होंने, सब कुछ जला दिया. द जापानीज कंटिन्यूड टू द जापानीज कंटिन्यूड द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फॉरेस्ट. बट फिर भी जो जापानीज थे उन्होंने वहाँ के फॉरेस्ट को एक्सप्लॉयट करना, उनको बर्बाद करना, ठीक है, उनको एक्सट्रैक्ट करना, ये कम नहीं किया, उन्होंने शुरू कर लिया फिर भी. ठीक है. दे फोर्स्ड फॉरेस्ट विलेजर्स टू कट डाउन फॉरेस्ट. तो उन लोगों ने साथ में जो भी विलेजर्स थे फॉरेस्ट में वहाँ पर रहने वाले, तो उन लोगों को कह दिया कि आप लोगों को हम फोर्स कर रहे हैं, वी विल, मतलब फोर्स कर देते थे उनको. वो फोर्स, सॉरी पहली वाली लाइन काटना सर. दे फोर्स्ड फॉरेस्ट विलेजर्स टू कट डाउन ट्रीज.
तो जो जापानीज गवर्नमेंट थी, जिन्होंने मैंने एक टाइप पे मतलब कब्जा कर लिया था जावा पे डच गवर्नमेंट के ऊपर, तो वो लोग फोर्स करते थे विलेजर्स को कि आप लोग हमारे लिए पेड़ काटोगे, नहीं काटोगे तो हम आपको गोली मार देंगे, मतलब फोर्स बाय फोर्स। ठीक है, फॉर मैनी विलेजर्स इट वाज एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सपैंड कल्टिवेटेड एरिया, और यही जो था रीज़न था फॉर बहुत सारे विलेजर्स के लिए कि उनको एक टाइप का लगा कि ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी भी है कि हम अपने कल्टिवेटेड एरिया को एक्सपैंड कर सकते हैं। तो इसी के साथ ये लेक्चर यहाँ पे ही कंप्लीट होता है। तो इसी के साथ आप सब लोग अपनी अपनी NCERTs को ज़रूर पढ़ें। जो भी अभी बच्चे क्लास 9th में हैं, मैं उनसे अनुरोध करूँगा कि वो लोग अपनी अपनी NCERTs को ज़रूर पढ़ें, क्योंकि NCERTs ही आपका बेसिक मटेरियल है। और ये इसी के साथ ये लेक्चर सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 4 फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म ये यहीं पे ख़त्म होता है। इसी के साथ धन्यवाद।